स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे। बलरामपुर में छांगुर बाबा को लेकर एटीएस निकल चुकी है। कोठी में ले जाकर छांगुर बाबा से पूछताछ की। करीब 40 मिनट तक एटीएस ने पूछताछ की। छांगुर बाबा को उसके पैतृक गांव भी एटीएस की टीम ले जा सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा को उसके पैतृक गांव भी ले जा सकती है एटीएस की टीम। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से छांगुर बाबा को लेकर निकल गई है एटीएस की टीम। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब छांगुर बाबा से पूछताछ की जाएगी और कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बलरामपुर से निकल गई एटीएस की टीम। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। ये बहुत बड़ा खुलासा धर्मांतरण के जल्लाद पर हुआ है। ये बलरामपुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जलालुद्दीन को लेकर ये बड़ा अपडेट। तो लगातार बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एटीएस की टीम निकल गई है छांगुर बाबा को लेकर। कोठी में ले जाकर जलालुद्दीन से पूछताछ होगी। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़ी लगातार बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का भी पर्दाफाश हो गया है। और पर्दाफाश हुआ है कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था, ये पता लगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जांच एजेंसी को शक है। 200 करोड़ की फॉरेन फंडिंग का हिसाब भी मिल चुका है। बाकी बचे 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों में नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए हैं और इन अकाउंट में धन परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचा दिए। इसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन CDM का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अतिरिक्त इसके सऊदी अरब के शारजा, UAE, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसी को अभी तक नहीं मिल पाया है। और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की फंडिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये सबसे बड़ा खुलासा। हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट था। अवैध धर्मांतरण के लिए सबसे ऊपर धार्मिक इलाके अयोध्या, काशी, मथुरा को सिंडिकेट ने टारगेट पर रखा। प्रेम जाल और लालच से अवैध धर्मांतरण का प्लान था। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कई बड़े खुलासे किए। अमिताभ यश का दावा है कि इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था। इसके लिए हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा था। नेपाल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक है कि ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। आरोपियों ने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रेट कार्ड बनवाए थे, जैसे कि सवर्ण हिंदुओं के लिए 15 लाख रुपए। उन्होंने बताया है कि आरोपी जमालुद्दीन पहले अंगूठी बेचता था और वक्त के साथ पीर बाबा कहलाने लग गया। जांच में एसटीएफ को पता चला है कि उसके गैंग के पास 40 बैंक अकाउंट्स थे, जिसमें मिडिल ईस्ट से पैसा आता था। Some person sitting abroad would not invest such huge amounts for conversion only. That area is not very far from the Nepal border, and we have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. और अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। इसमें इस सिंडिकेट से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। जो भी ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे जो इलीगली ऑक्यूपाई किए गए हैं अथवा इलीगली बिल्ड किए गए हैं अथवा इलीगल मनी से एक्वायर किए गए हैं, उन सभी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा या डिमोलिश किया जाएगा। सर, मैं
बलरामपुर पिछले कुछ दिनों में जब था वहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों के लिए जो आसपास के लोग, गांव वाले काफ़ी शौक थे कि जो उनके साथ चौराहे पर बैठा करता था, अचानक उसके पास लग्जरी गाड़ी, हवेली उसने खड़ा कर लिया। अब इसके अलावा लोग इसलिए भी शौक में थे कि जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियों से लगातार लोग उसके पास आया करते थे। जिस तरह का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति ने क्रिएट कर लिया था और जिस प्रकार का धन इसके पास उपलब्ध था, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लग्जरी व्हीकल्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसके मदद से कन्वर्जन्स किए जाते थे। ये धर्मांतरण के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो हनी ट्रैप हो, धन का इस्तेमाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बनाना हो, ये सभी तरीके अपनाए गए थे। तो जांच एजेंसियां छांगुर बाबा और उसके करीबियों की संपत्ति को खंगालने में जुट गई है। छांगुर बाबा के गैंग मेंबर के अकाउंट के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी है। छांगुर बाबा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन बने नवीन रोहरा ने कुल 6 बैंक अकाउंट थे। इसमें विदेश और अन्य जगहों से 34 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। नीतू से नसरीन बनी छांगुर के सबसे भरोसेमंद एजेंट का कुल 8 बैंक खाता है। इसमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक कुल 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए। एटीएस इसे भी संदिग्ध मान रही है। इसके अलावा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के स्थानीय स्तर पर अब तक 6 बैंक खाते मिले हैं। एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा हुए हैं। इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मॉरिशस, मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिल पाया है। लिहाजा एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इसका डिटेल निकलवाने की कोशिश करेगी। और ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, छांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी ईडी। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ईडी की आईटी अधिकारियों के साथ लखनऊ में मीटिंग है। ईडी ने बाबा के 10 साल के टैक्स रिटर्न की डिटेल मांगी थी। बाबा की 40 संस्थाओं के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी डिटेल मिलने पर प्रॉपर्टी अटैच होगी। अंगूठी के नग बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक? प्रधानी का चुनाव, मुंबई की दरगाह, रोरा दंपति का धर्म परिवर्तन और फिर बदल गई छांगुर की किस्मत। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन बहुत ही शातिर है। धर्मांतरण के लिए रेप, धमकी और मदद के नाम पर धोखा उसकी फितरत में था। बलरामपुर की कोठी में अस्तबल और विदेशों में कुत्तों के अलावा खुद का पावर हाउस। बताया जा रहा है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहा था। अपराध से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक उसकी कहानी पूरी तरीके से क्या रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखें। अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य की पूरी कहानी, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का रहस्य लोग, भोला चेहरा, साजिश और धर्मांतरण का पूरा सच। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कई कहानियां सुर्खियों में। बेहद शातिर, चालबाज और धोखा देकर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मिराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मिराज के जरिए छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका शारीरिक शोषण किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि इसके बाद में वीडियो कॉल के जरिए छांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा की कहानी पूरी तरह से फिल्मी। गांव रेहरा माफी से उतरौला आकर साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा 4 से 5 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। पहले फेरी लगाकर नग बेचता था, फिर नग बेचने मुंबई जाने लगा। वहां से लौटा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की एक मशहूर दरगाह पर नीतू और नवीन से जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की मुलाकात हुई। दोनों को छांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। बताते हैं कि जब छांगुर बाबा से दोनों मिले थे
तब इनके कोई संतान नहीं थी। 2010 में नीतू ने पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद नीतू और नवीन का छांगुर बाबा के प्रति भरोसा और बढ़ गया। छांगुर जब भी मुंबई जाता, नवीन के आवास ब्लू माउंटेन, योगी हिल्स, मुलुंड वेस्ट मुंबई में ही ठहरता और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने लगा। छांगुर बाबा के प्रभाव में आकर नीतू, नवीन ने बेटी संभाले के साथ 2015 में मतांतरण कर लिया। छांगुर बाबा ने मुंबई में रहते हुए तीनों का दुबई से इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र भी जारी करवा दिया। नीतू और नवीन का इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद पता चला कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जड़ें जमा चुका है। उसका दुबई कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस को खाड़ी देशों की यात्रा और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि छांगुर के तार कई देशों से जुड़े हैं और आशंका है कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। छांगुर बाबा शुरू से ही बिना कुछ किए अधिक धन कमाने की फितरत में रहता था, इसलिए नग और अंगूठी बेचने के साथ दुआ करने की राह पर चलने लगा। लोगों को शराब छुड़ाने, संतान की मन्नत पूरी करने के साथ हर परेशानी की दवा नग और अंगूठी को बताने लगा। स्वयं को पीर बाबा, सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन कहलवाने लगा। मधुपुर में कोठी के बगल स्थित चांद औलिया दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन करता था। यहां बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग पहुंचने लगे थे। जलालुद्दीन ने स्थानीय स्तर पर दबदबा कायम रखने के लिए पंचायत चुनाव में भी दखल दिया। परिवार के लोग 2 बार बारी बारी से ग्राम प्रधान रहे। पहली बार तो जलालुद्दीन की पत्नी प्रधान बनी थी, लेकिन बताया जाता है कि पत्नी का तो सिर्फ नाम था, काम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ही करता था। साल 2020 में नीतू, नवीन, बेटी समाले के साथ छांगुर बाबा के साथ रहने रेहरा माफी गांव पहुंच गए। रेहरा माफी छांगुर बाबा का मूल गांव है। यहां से अलग मधुपुर गांव में नीतू के नाम करीब 5 बीघा जमीन खरीदी और 12 करोड़ रुपए की लागत से आलीशान कोठी बनवाई। इसी कोठी में छांगुर बाबा अपने परिवार और नीतू, नवीन के साथ रहने लगा। छांगुर बाबा हमेशा नीतू और नवीन के साथ ही कोठी से बाहर निकलता था। बताया जाता है कि छांगुर पान का शौकीन है। जब भी छांगुर पान थूकने के लिए बढ़ता तो नीतू ही पीकदान आगे बढ़ाती थी। यही नहीं, खाना पानी के साथ तेल मालिश भी नीतू ही करती थी। विदेशी नस्ल के घोड़ों को वीआईपी सुविधाओं के साथ रखता था। इसके अलावा उसके पास जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग जैसी विदेशी नस्ल के कुत्ते और जर्सी गाय भी थी। चर्चा तो यह भी है कि नवीन और नीतू की संपत्ति के जरिए जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यूपी एटीएस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। उसने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रकम तय की थी। जांच में पाया गया कि छांगुर और उसके अन्य सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। उसे खाड़ी देशों से भी फंडिंग होती थी। जलालुद्दीन ने जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड तय कर रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए रुपए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। गिरोह के लोग गरीब और असहाय लोगों की मदद करते थे, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाते थे। जलालुद्दीन के नेटवर्क की पहुंच पूरे देश में, इंटरनेशनल कनेक्शन और खाड़ी देशों की यात्रा और फंडिंग की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं।
ये कहानियां तो महज वानगी भर हैं। जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण गैंग की परतें लगातार खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि हमने पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इन लक्ष्यों में से एक भी नहीं चूका है। आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत का ऑपरेशन बहुत ही सफल रहा। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों की पहचान कर ठीक वहीं पर टारगेट किया और एक भी मिस नहीं हुआ, वो भी सिर्फ 23 मिनट के अंदर। ये भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि भारत में नुकसान की बात करते हैं लेकिन एक तस्वीर नहीं दिखा पाए, जबकि पाकिस्तान की हालत सबके सामने है। Not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only border area something, which we thought were there this way. We missed none. और बड़ी खबर, गुरुग्राम में राधिका यादव हत्या। हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके पिता दीपक यादव ने कर दी। इस केस में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या। राधिका के पिता दीपक पर हत्या का आरोप। समाज के तारों ने पिता को बना दिया हत्यारा। आरोपी पिता गिरफ्तार, रिवॉल्वर भी बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक बाप पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक समाज के तानों से तंग आकर पिता ने ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने समाज का डरावना चेहरा पेश किया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद कर लिया है। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। आरोपी पिता दीपक यादव पुलिस की गिरफ्त में है। पिता ने जिस बेटी को मौत के घाट उतारा वो राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। बेटी ने कई पदक भी जीते थे, लेकिन कंधे की चोट के चलते उसका करियर बर्बाद हो गया था। ऐसे में बेटी ने टेनिस खेलना बंद कर दिया था और एकेडमी शुरू की थी, लेकिन समाज को ये रास नहीं आया। बेटी की तरक्की से परेशान लोग उसके पिता को बेटी की कमाई खाने के ताने देने लगे और पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। खबरें जारी हैं, रुकेंगे।